हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। मैं आपके साथ शेयर कर रहा था इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट को। इंडियन ज्योग्राफी के आगे हम अगला आज का हमारा लेक्चर क्या है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु या क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही क्या है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे सिद्धांत पे आधारित टॉपिक है हमारा। तो इसको आप काफी ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा कि भारत की जलवायु इस प्रकार की क्यों है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कारण है जो किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु को प्रभावित करती है। एक एक करके हम समझेंगे कारण कौन कौन से हैं। तो जलवायु के इस सेशन को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि जलवायु क्या है। टॉपिक क्या है हमारा, भारत की जलवायु। तो पहले हमें क्या जानना है, जलवायु किसे कहते हैं। दो बातें हैं, एक मौसम या वेदर और दूसरा क्लाइमेट। इनमें अंतर क्या है। और सामान्य रूप से यदि भारत की जलवायु कोई पूछे तो उसका एकमात्र आंसर है हमारा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। संपूर्ण भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इस प्रकार की जलवायु क्यों है उसको हम देखेंगे। कौन कौन से कारण है जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं अभी आगे। सबसे पहले हम देखेंगे जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु जलवायु और दूसरा मौसम, इनमें अंतर क्या है। इंग्लिश में क्लाइमेट और वेदर, वेदर और जलवायु को कहते हैं क्लाइमेट। इसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम मौसम को समझे। मौसम क्या है, किसी सीमित क्षेत्र का या छोटे क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र में जब कम समय में मौसम में परिवर्तन होता है या उसके वेदर को या वहां के तापमान वर्षा इत्यादि को हम जब उसकी विशेषताओं को देखते हैं तो उसको हम मौसम कहते हैं। मौसम सीमित क्षेत्र, दो बातें हैं, सीमित क्षेत्र या छोटा एरिया, स्मॉल एरियाज। स्मॉल एरिया और कम समय में, कम समय में किसी क्षेत्र विशेष के सीमित एरिया, जैसे जैसे हम बात करें दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली यहां के हम मौसम की बात करें कि आजकल यहां मौसम किस प्रकार चल रही है। तो यह क्या है, छोटा क्षेत्र है भारत की तुलना में। भारत के भूभाग का या भारत के क्षेत्रफल का कितना छोटा भाग है दिल्ली। तो यहाँ के मौसम की बात होगी और वो भी कब, अभी वर्तमान में या पिछले 5-10 दिन में मौसम का क्या हाल है। और क्लाइमेट की बात करें तो यह विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र इसका उल्टा है वेदर से। और लंबे समय में जिस प्रकार के मौसम लंबे समय तक जो मौसम की दशा रहती है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। विस्तृत क्षेत्र में जैसे भारत की जलवायु, संपूर्ण भारत की जो है औसत मानसून का या औसत मौसम का, सीजन का की विशेषताएं किस प्रकार की है, किस किस प्रकार की विशेषताएं इसमें मिलती है। तो उसको जब हम समग्र रूप से देखें पूरे भारत को, विस्तृत क्षेत्र को, तो वह हमारा किस प्रकार का, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, वह क्या है, जलवायु। मौसम नहीं है, जलवायु की बात हो रही है। और जलवायु जो है बहुत कुछ निर्धारित करती है। किसी भी क्षेत्र के जलवायु जो है एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। विशेष रूप से खान पान, रहन सहन को भी प्रभावित करती है जलवायु। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अर्थात गर्म प्रदेश में आता है, जिसके कारण यहाँ के खान पान और उसके व्यवहार में, रहने सहने और पहनने के व्यवहार में काफी कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है जो ठंडे प्रदेश के लोगों से बिल्कुल अलग है यहाँ। तो मानसून की या भारत की जलवायु की बात करें तो मौसम और जलवायु में अंतर देख लिया आपने। अब हम देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले या जलवायु के निर्धारक कारक कौन कौन से, जलवायु को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। या जलवायु किससे डिसाइड होती है, क्लाइमेट की दशा कैसी होगी, उसके निर्धारक कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। आइए
जलवायु के निर्धारक। जलवायु के निर्धारक कारक या फैक्टर कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जलवायु को, किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है, या संपूर्ण विश्व की बात करें, एक विस्तृत क्षेत्र है तो संपूर्ण विश्व की जो जलवायु है वह जो है किस किस प्रकार की है और उसके क्या क्या कारण है, उसको भी हम यहाँ देख लेंगे। अभी बात जब जलवायु की हो रही है तो संपूर्ण रूप से समझेंगे कौन कौन से सिद्धांत कार्य करते हैं किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को समझने में। तो सबसे पहला कारक है, सबसे पहला जो कारण है वह है अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय अवस्थिति। अक्षांशीय अवस्थिति या अक्षांशीय विस्तार। यह किस प्रकार प्रभावित करती है हमारे, यह किस प्रकार प्रभावित करती है किसी भी क्षेत्र विशेष के जलवायु को देखते हैं। ये है हमारा पृथ्वी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा जिसको कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। यह है उत्तरी ध्रुव ध्रुव 90 डिग्री, और ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ। विषुवत रेखा से दोनों ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जब हम बढ़ते हैं ऊपर की ओर, अक्षांशीय स्थिति से विषुवत रेखा से जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट देखने को मिलता है। तापमान क्या होता है, कम होने लगता है, अर्थात विषुवत रेखा पर औसत वार्षिक तापमान सबसे अधिक होता है, और विषुवत रेखा से जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो उस क्षेत्र के तापमान में क्या होती है, गिरावट होने लगती है। इसके कारण ही हम अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को या गोलार्ध को विभिन्न जो है क्लाइमेट रीजन में डिवाइड करते हैं। देखते हैं, आइए। जीरो से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के इस क्षेत्र के विषुवत रेखा, विषुवत रेखी क्षेत्र कहते हैं। 0 से 30 डिग्री दोनों गोलार्ध में, फिर यहां से 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो 10 से 30 डिग्री के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल रीजन। 30 से 60 के बीच को हम कहते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, और इसको हम कहते हैं पोलर जोन या कूल जोन, या कूल जोन। हिंदी में इसको टेम्परेट को कहते हैं शीतोष्ण, और कूल जोन को तो शीत कटिबंध कहते हैं। क्या है, उष्ण कटिबंध 10 से 30 डिग्री दोनों गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। 30 से 60 डिग्री टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, 30 से 45 डिग्री तक वार्म टेम्परेट जोन या उपोष्ण कटिबंध, और 45 से 60 डिग्री के बीच कूल टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण। इन जलवायु प्रदेशों में इस तरह अक्षांशीय विस्तार के कारण बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, तापमान का अंतर के कारण अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है इन क्षेत्रों में। तो ये है अक्षांशीय विस्तार। इन्हीं अक्षांशीय विस्तार, ये जो अक्षांशीय विस्तार है, तो तापमान में गिरावट होने की वजह की बात करें, इधर से इधर जब बढ़ते हैं ध्रुवों की ओर, तो तापमान में गिरावट की वजह क्या है, टेम्परेचर में जो गिरावट आती है उसकी वजह क्या है, सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य जो है उसकी सीधी किरणें वर्ष भर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण इस क्षेत्र का तापमान सर्वाधिक होता है। और वही फिर हम बात करें
जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है। 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है। सूर्य की सीधी किरणें या सूर्य का ताप, सूर्यातप इन्हीं क्षेत्रों तक पड़ता है। सूर्य की सीधी किरणें यहां से यहां तक के ही क्षेत्र पर पड़ती है, जिस कारण इस क्षेत्र में सूर्य के द्वारा जो ताप की प्राप्ति होती है कम होती है और औसत तापमान इन क्षेत्रों का औसत तापमान क्या होता है, औसत वार्षिक तापमान कम होता है। तो उसका भी वजह क्या है, एक तो है हमारा अक्षांशीय स्थिति। तो भारत देखिए कहां अवस्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था। तो भारत की अक्षांशीय अवस्थिति है, भारत 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक है। तो मुख्य रूप से विषुवत रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अर्थात गर्म क्षेत्र में हमारा अवस्थिति है। भारत की अवस्थिति गर्म प्रदेश में, उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा कारण क्या है, एक तो यह कारण देखा हमने, दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण है जलवायु को प्रभावित करने वाली, ऊंचाई या उच्चावच, अंग्रेजी में कहे तो एल्टीट्यूड। यह हमारा पर्वत, यदि हम और ऊंचाई को जब हम नापते हैं तो सागर तल से, सागर के ऊपर के सतह से जो ऊंचाई होती है इसको देखते हैं। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, तापमान में गिरावट होता है। तापमान में गिरावट होता है जिसको हम कहते हैं ताप ह्रास दर या लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, सतह से जब हम 1 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में 6.5 डिग्री तक का गिरावट देखने को हमें मिलता है। उच्चावच एक प्रमुख कारण है। यही वजह है कि भारत में हम जहां देखें तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु क्या है, ठंडी जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में भी यहां से तापमान कम होगा। और यही वजह है कि हिमालयी क्षेत्र में जहां 8000 ऊंचाई है, 8800 मीटर हिमालय की ऊंचाई है, 8500 मीटर ऊंचाई है चोटियां, तो वहां तापमान में कितनी गिरावट आ जाएगी, 48 सेंटीमीटर तक की गिरावट आ जाएगी। यदि सामान्य मैदानी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री है तो वहां -18 डिग्री तक तापमान देखने को मिलेगा। ये उच्चावच भी निर्धारित करती है जलवायु को। और क्या कारण है, अगला देखें फैक्टर क्या है, उच्चावच के बाद और क्या फैक्टर है। तीसरा एक प्रमुख फैक्टर है जिसको हम कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं या महाद्वीपीयता कहते हैं, या सागर तल से दूरी, सागर तल से दूरी। जैसे कोई क्षेत्र समुद्र तल से, समुद्र के तट से, सागर तट से दूरी, समुद्र तट से कितना अंदर है या उसकी दूरी कितनी है, वह भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक कारण होता है। क्योंकि समुद्र से चलने वाली शीतल पवनें या समीर कहते हैं, और समुद्र की ओर से आने वाली जो नमी युक्त या वर्षा के कण के साथ जो आती है पवनें, या जो वर्षा करवाने वाली पवनें हैं, उसके द्वारा, हवाओं द्वारा वर्षा इन क्षेत्रों तक, वर्षा की मात्रा भी कम पहुंचती है। तो यहाँ क्या वेदर कैसा होगा, यदि सागर तल से किसी क्षेत्र की दूरी ज्यादा है तो यहाँ का वेदर में नमी कम होगा, ड्राई होगा, हार्श क्लाइमेट होगा, अर्थात या तो रेगिस्तान होगा या टुंड्रा प्रकार की होगी, शुष्क होगा, ड्राई होगा, सॉफ्टनेस कम होगी, हवा जो है रूखी होगी, और क्या होगी, वर्षा की मात्रा भी कम प्राप्त होगी। ये एक अन्य महत्वपूर्ण निर्धारक कारण है। जैसे हम बात करें, हमारा पश्चिमी भारत थार मरुस्थल है, इसका जलवायु इस प्रकार क्यों, मरुस्थली क्यों, वर्षा की मात्रा इतनी कम क्यों प्राप्त होती है, तो उसको भी हम यहाँ देखेंगे, अभी कवर करेंगे इसकी क्या कारण है। या ये कहें हम
कर्नाटक के पठारी आंतरिक क्षेत्रों में, आंध्रा और तेलंगाना के आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम प्राप्त होती है, जिसके कारण वह पठारी क्षेत्र औसत से कम वर्षा वहां प्राप्त होती है। उसका क्या कारण, वो भी एक एक करके अभी देखा जाएगा। सागर तट से दूरी, और हम बात करें नेक्स्ट उसके काउज की। अगला हमारा है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें, प्रचलित पवन है संपूर्ण पृथ्वी पर वर्ष भर, संपूर्ण पृथ्वी पर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में कुछ पवनें चलती है, जिसकी दिशा और उसकी उत्पत्ति जो है एक निश्चित क्षेत्र से होती है और निश्चित स्थान के गंतव्य की ओर प्रभावित होती है या बहती है, हवाएं पवनें चलती है, तो उनको हम कहते हैं प्रचलित पवनें। देखें हम, तो हम संपूर्ण पृथ्वी को, ग्लोब को 7 वायुदाब पेटियों में बांटते हैं, वायुदाब पेटियों में बांटते हैं। संपूर्ण पृथ्वी को 7 वायुदाब पेटियों में बांटते हैं, जहां से वर्ष भर एक निश्चित दिशा में हवाएं चलती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रचलित पवनें। ये 7 वायुदाब पेटियां हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान वर्ष भर औसत तापमान अधिक होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिसे हम वायु का आरोहण कहते हैं। तो वायु का जब आरोहण होता है तो वहां पर निम्न वायुदाब के क्षेत्र का विकास होता है या लो प्रेशर बेल्ट का विकास होता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में लो प्रेशर बेल्ट का होता है क्या, विकास। क्यों, क्योंकि यहां से वायु गर्म होकर वायु का आरोहण होता है। उसी प्रकार जब वायु का अवरोहण होगा, वायु जहां पर उतरेगी, वायु का जहां पर अवरोहण होता है वहां पर उच्च वायुदाब की पेटियों का विकास होता है। तो यही हवाएं, विषुवत रेखीय क्षेत्र की हवाएं यहां गर्म होती है, गर्म होकर उठती है, और क्षोभ मंडल में, यहां यदि लो प्रेशर है तो क्षोभ मंडल में हाई प्रेशर का निर्माण होता है, और ये पवनें फिर क्षोभ मंडल में हाई प्रेशर की ओर, लो प्रेशर की ओर मूव करती है। हाई प्रेशर से हवाएं जो है, कहीं भी पवनें जो है, ये हवाएं हमेशा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। यहां हम देखें, यह क्षोभ मंडल में हवाएं पहुंची, आरोहण हुआ हवा का आरोहण हुआ, हवा ऊपर उठी, यह क्षोभ मंडल में ऊपर लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होगी, और फिर इसका क्या होगा, यहां पर अवतरण होगा, अवरोहण होगा। इसका क्या होगा, अवरोहण। ये हवाएं नीचे से ऊपर उतरेगी, ये हवाएं नीचे से ऊपर उतरेगी, जिसको हम कहते हैं अवरोहण। तो जिस क्षेत्र में हवा का अवरोहण होता है वहां उच्च वायुदाब की पेटी का विकास होता है या उच्च वायुदाब का केंद्र का विकास होता है। इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब के विकास का कारण क्या है, उच्च वायुदाब का विकास के कारण है वायु का अवरोहण या वायु का नीचे उतरना। उसी प्रकार आगे भी इसी तरह पेटियों का विकास होता है, वायुदाब पेटियों का दोनों ओर। तो हवा की जो दिशाएं हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है, उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, दोनों गोलार्ध में। $30, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये जो प्रचलित पवनें हैं, वर्ष भर एक निश्चित दिशा में ये हवाएं चलती है, और इसकी दिशा को निर्धारित करती है। एक तो ये चल रही है, उसकी दिशा का एक प्रमुख निर्धारक है पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा उत्पन्न कोरियोलिस बल, और यह कारण यहां भी महत्वपूर्ण फैक्टर निर्धारित करता है, कोरियोलिस बल।
कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल की उत्पत्ति होती है, कोरियोलिस बल जिसको कहते हैं, या भू विक्षेपी बल है। यह एक प्रकार का क्या है, भू विक्षेपी बल है, या ये कहें हम यह एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल बल है। अब केंद्रीय बल है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। तो हवाएं जो है केंद्र से बाहर की ओर या सतह से बाहर की ओर निकलने के लिए चलती है, और जिसके कारण इसके मार्ग में, इन हवाओं के मार्ग में परिवर्तन होता है। तो कोरियोलिस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में वायु के पवनों की दिशा क्लॉकवाइज होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज या दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसकी दिशाएं होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ लेते हैं। ये हमारा घड़ी है, तो घड़ी में सुई कैसे चलती है, इस दिशा में, या यूं कहें राइट की ओर मुड़ती है। ये दिशाएं इसकी जो है राइट की ओर चलती है। तो यहाँ देखिए हम राइट की ओर चल रहे हैं, यही दिशा होती है इसकी। घड़ी की सुई की दिशा में चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, और ये घड़ी की सुई विपरीत दिशा में चलती है। उसी प्रकार यहाँ ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चल रही है, और फिर ध्रुवी उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। इन हवाओं का एक निश्चित नाम है, इन हवाओं का एक निश्चित नाम है। ये हवाएं वर्ष भर इसी दिशा में, एक निश्चित दिशा में बहती रहती है। इनका नामकरण हम देखें, इन हवाओं का या प्रचलित पवनों को देखें, इनके नामों को देखें। ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा और 30 डिग्री, 30 डिग्री उच्च वायुदाब से 30 डिग्री उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, 30 डिग्री उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर जो हवाएं चलती है उसका नाम है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड कहते हैं इसको। उसके बाद 30 डिग्री उच्च वायुदाब से जब हम 60 डिग्री निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती है, इसका नाम है पछुआ पवन या वेस्टर्लीज। पछुआ पवन कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज। इसकी दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। व्यापारिक पवनों की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर। इसी प्रकार इसको हम कहते हैं ध्रुवी पूर्वी पवन। इसकी दिशा ध्रुवी पूर्वी पवन, ध्रुवीय पूर्वी पवन या पोलर ईस्टर्न विंड। ये जो है हवा की दिशाएं हैं, जिसको क्या निर्धारित करती है, प्रचलित पवनें भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। हवाएं किस प्रकार की होगी, कोरियोलिस बल ही प्रभावित करता है इसको। और क्या कारण है, एक कारण था हमारा अक्षांशीय विस्तार के समय ही, एक कारण हमारा क्या था, सूर्य तप, सूर्यातप या इंसोलेशन। सूर्य तप अर्थात सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाला जो तापमान है, वह भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक है जलवायु का। तो उसको देखते हैं, आइए इसको हम मिटा सकते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, या व्यापारिक पवन का क्षेत्र कौन सा है। तो 0 से 30 डिग्री की ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। पछुआ पवन किसे कहते हैं, या वेस्टर्लीज किसे कहते हैं। तो ये सब आप आसानी से बता सकते हैं, और समझ भी लिए हम समझ भी लिया हम लोगों ने कि क्यों चलती है ये पवनें। आइए आगे और देखते हैं। अगला हमारा है सूर्य तप या इंसोलेशन। सूर्य तप या इंसोलेशन, यह क्या है, यह किस प्रकार प्रभावित करता है, इसको देखेंगे अभी। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझते हैं हम सूर्य तप कैसे प्रभावित करती है इसको। जलवायु के निर्धारित कारण में सूर्य तप, सूर्यातप या इंसोलेशन किस प्रकार प्रभावित करती है।
ये है हमारा पृथ्वी, 0 डिग्री अक्षांश, ध्रुव, सूर्य, ये हमारा सूर्य है, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। और उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, या अंग्रेजी में कहें इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, वह जो है उसका क्षेत्र, सीधी किरणें इसी क्षेत्र तक पड़ती है। 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण अक्षांश तक ही सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। और उसमें भी जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसके कारण सूर्य के प्रकाश का अवस्थिति जो है, पृथ्वी का वह भाग जो सामने होता है उस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और जो भाग पीछे चला जाता है या नीचे की ओर चला जाता है उसमें क्या होता है? सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। तो इस कारण क्या होता है? ये जो अभी हमने वायुदाब पेटियां देखी उसका विस्थापन उत्तर या दक्षिण की ओर विस्थापन होता है सूर्य की अवस्थिति के अनुसार। सूर्य की सीधी किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती है, इसको हम कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव या इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। कब पड़ती है? तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर 2 बार पड़ती है वर्ष में। वर्ष में 2 बार सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। एक मार्च में और सितंबर में, मार्च में और सितंबर में, 23 सितंबर और 21 मार्च, इस दिन जो है सूर्य की सीधी किरणें, आप इसको देख लीजिएगा, ये डेट क्या है, मार्च और सितंबर में सूर्य की सीधी किरणें इस पर पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। उसके बाद क्या होता है? मार्च में सूर्य की सीधी किरणें यहां पर है, सूर्य का जो है धीरे धीरे उत्तर की ओर विस्थापन होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो 67.5 डिग्री का झुकाव है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव है 67.5 डिग्री, यह जो झुकाव है इसी के इस तरह यह परिक्रमा करती है, जिसके कारण क्या होता है? यह सूर्य की किरणें जो है जून के आसपास, सूर्य जो है, सूर्य की अवस्थिति या पृथ्वी की अवस्थिति इस प्रकार होती है कि सूर्य का सीधा प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है। जून के महीने में सूर्य का सीधा प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जून में सूर्य की सीधी किरणें, जून में सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत या समर सोल्स्टिस, ग्रीष्म अयनांत या समर सोल्स्टिस। यह जो है 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसको क्या कहते हैं हम? ग्रीष्म अयनांत। और उसके पश्चात पुनः यह जो है विषुवत रेखा की ओर सूर्य की अवस्थिति होने लगती है, विषुवत रेखा की ओर सूर्य की सीधी किरणें जो विषुवत रेखा की ओर विस्थापित होती है, और मार्च सितंबर के महीने में यह पुनः कहां पहुंचती है? इक्विनॉक्स की स्थिति पे आ जाती है, यह सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पहुंच जाती है? विषुवत रेखा पर। उसके बाद फिर पुनः यह जो है दक्षिण की ओर विस्थापित होना शुरू होती है, और दिसंबर के महीने में 22 दिसंबर को
22 दिसंबर को 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी रेखा पड़ती है, जिसको हम कहते हैं शीत अयनांत। शीत अयनांत, शीत अयनांत। और क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दक्षिणायन होना। दक्षिणायन और उत्तरायण का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाने लगती है या विषुवत रेखा की ओर जाने लगती है सूर्य की स्थिति, तो उसको हम उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण की ओर आने लगती है तो दक्षिणायन कहता है। और ऐसे हम तकनीकी भाषा में कहें तो उसको ग्रीष्म आयनांत या समर सॉलिसिट। और दिसंबर में हम मकर रेखा पर जब आती है तो उसको हम कहते हैं विंटर सॉलिसिट। इसी के आसपास जो है क्या होता है, क्रिसमस मनाया जाता है, तो इसलिए क्रिसमस ईव को भी हम कहते हैं हैप्पी सॉलिसिट। ये है हमारा सूर्य की अवस्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है। जब सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेगी इन क्षेत्रों में तो तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा, अधिक सूर्य तप प्राप्त करेगा यह क्षेत्र। तो यही वजह है कि जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में, जून के महीने में या मार्च से वह विस्थापित होने लगती है, तो मार्च से जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में और विशेष रूप से 0 से 30 डिग्री के क्षेत्र में गर्मी का ऋतु होता है, गर्मी काफी पड़ती है। और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में बात करें हम तो दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीने तक यह पहुंचती है, सितंबर से शुरू हो जाता है, तो वहां गर्मी का प्रारंभ हो जाता है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीरीज चल रहा है तो वहां अभी गर्मी का मौसम होगा। क्यों? क्योंकि उधर जो है सूर्य का विस्थापन होना शुरू हो चुका है। ये थे हमारे जलवायु को निर्धारित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर जो थे, जो निर्धारित करते हैं जलवायु को, किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु को। एक और महत्वपूर्ण कारण है जो जलवायु को निर्धारित करती है या किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने की एक महत्वपूर्ण कारण है जल धाराएं। भारत के जलवायु को भी वह प्रभावित करती है, ओशियनिक करंट। उसको हम जब मानसून देखते हैं, अभी मानसून का पैटर्न देखेंगे, मानसून को समझेंगे, तो वहीं हम जलवायु को कर लेंगे, वो ओशियन करंट को देख लेंगे। ओशियन के करंट को हम अभी जब मानसून करेंगे तो वहीं देखेंगे। अल नीनो ला नीनो नामक दो जल धाराएं हैं, ओशियन करंट हैं, जो भारत के मानसून को काफी प्रभावित करती है, एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। तो आइए देखते हैं। अभी जो हमने देखा जलवायु को निर्धारण करने वाले कारण, उस आधार पर हम देखें, उन कारणों के सम्मिलित प्रभाव से हम देखें तो पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां हैं, एक निश्चित दिशा में हवाएं चलती है, प्रचलित हवाएं चलती है। सूर्य की अवस्थिति के आधार पर तापमान का एक नियत रहता है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर तापमान जो है निर्धारित होता है। उसी हिसाब से वहां क्या होती है, वहां की जलवायु की एक निश्चित दशा होती है, जिसको हम देखते हैं अभी। संपूर्ण पृथ्वी को या भूस्थल को, भूभाग को यदि हम इस प्रकार देखें तो पृथ्वी के जलवायु को किन किन जलवायु प्रदेशों में संपूर्ण पृथ्वी को बांटते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। पृथ्वी के जलवायु को बांटते हैं मुख्य रूप से 0 से 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। यह दोनों गोलार्ध की बात हो रही है। 0 से 10 डिग्री के क्षेत्र में जो जलवायु प्रदेश है उसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय। विषुवत रेखीय प्रकार की जलवायु होती है, जहां वर्ष भर सूर्य तप प्राप्ति होती है या सूर्य की किरणें, सीधी किरणें यहाँ पड़ती है इन क्षेत्रों पर, तो वर्ष भर तापमान अधिक होगा और वर्षा की मात्रा, व्यापारिक पवनों के द्वारा वर्षा की मात्रा भी काफी होती है। तो यहाँ वर्षा जो है, औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसको हम कहते हैं विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। उसी प्रकार 60 से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है वहां तापमान काफी कम होता है, तापमान काफी कम होता है और सागर तल से दूरी भी ज्यादा है, जिस कारण वर्षा की मात्रा भी काफी कम होती है, जिसको हम कहते हैं टुंड्रा जलवायु प्रदेश। यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है।
या महाद्वीप है, कोई भी महाद्वीप आप समझ सकते हैं इसको। महाद्वीप पर पूर्वी भाग, महाद्वीप का पूर्वी भाग जो 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच है, उसका पूर्वी भाग की जलवायु है मानसूनी प्रकार की। मानसूनी वर्षा की मात्रा 170 से 200 सेंटीमीटर के बीच। और औसत तापमान क्या होगा इसका? तकरीबन ग्रीष्म ऋतु में 30 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापमान रहता है। सूडान तुल्य वर्षा की मात्रा 60 से 100 सेंटीमीटर। और मरुस्थलीय या पश्चिम तटीय जलवायु। भारत में भी हम देखें तो जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो इसी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, जलवायु की विशेषताएं देखने को मिलती है, वर्षा की मात्रा भी कम होने लगती है, सब कुछ अभी हम देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा चीन तुल्य वर्षा की मात्रा 150 से 170। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं, वर्षा की मात्रा 25 से 50। फिर आता है हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, वर्षा की मात्रा 120 से 150 सेंटीमीटर में वर्षा की मात्रा को नोट करते हैं। लॉरेंसियन तुल्य, यह जो है क्षेत्र विशेष के नाम पर हम नाम रख देते हैं इसका। साइबेरियन, और इधर है हमारा ब्रिटिश तुल्य। यहाँ वर्षा की मात्रा अच्छी होती है वर्ष भर। यहाँ ठंडे ऋतु में, ठंडी ऋतु रहती है वर्ष भर, औसत तापमान 18 डिग्री से कम ही रहता है, तो ठंडी ऋतु को मानते हैं। यहाँ वर्ष भर ठंडे में वर्षा होती रहती है। विश्व के किसी भी महाद्वीप को देखें जिसका विस्तार पर्याप्त है या ठीक ठाक है, हर क्षेत्र देखने को विभिन्न प्रकार के जलवायु देखने को मिलेंगे। एशिया में हम बात करें, एशिया और यूरोप, यूरेशिया की बात करें तो ये सारे जितने जलवायु प्रदेश हैं सब देखने को मिलते हैं जलवायु की विशेषता। भारत की अवस्थिति कहाँ है? भारत की अवस्थिति 10 से 30 डिग्री या 10 डिग्री 8 डिग्री से भारत के भूभाग का शुरुआत होता है तमिलनाडु से, और 37 डिग्री तक है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मानसूनी जलवायु नहीं देखने को मिलती है, जिसका एक अन्य कारण भी, उच्चावच भी एक महत्वपूर्ण कारण है। परंतु ऐसे हम देखें सामान्य से भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर तो इसी प्रकार के देखने को विशेषताएं मिलती है। मानसूनी जलवायु वर्षा 120 से 200 सेंटीमीटर तक होती है वर्षा। उसके पश्चात वर्षा की मात्रा जैसे जैसे अंदर आते हैं कम होने लगती है। महाद्वीप से अंदर हम प्रवेश करते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी होता है, जिसके कारण जो है वनस्पति को भी प्रभावित करती है। वो सब हम एक एक करके देखेंगे। ये हम सामान्य रूप से जलवायु को बांटते हैं हम विश्व को जो निर्धारक कारक थे उसके आधार पर। तो भारत की भी जलवायु हमने देखी क्या है, मानसूनी प्रकार की। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने देखा। अब हम देखते हैं भारत की जो संपूर्ण जलवायु है, इसको मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भारत के संपूर्ण जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटते हैं। 4 ऋतुओं में बांटते हैं। इन ऋतुओं के अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उस समय के तापमान और वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है। 4 ऋतुओं में बांटते हैं। ये 4 ऋतु हैं। पहला शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु या मानसून का ऋतु। मानसून ऋतु। और चौथा है हमारा मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना।
मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना या रिट्रीट ऑफ मानसून, ये 4 ऋतुएं मानी गई है हमारे इसमें मौसम वैज्ञानिकों द्वारा। इसका समय देखें तो 15 नवंबर से 15 मार्च के बीच क्या मौसम होता है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। इसके पास ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून, मानसून 15 जून से 15 सितंबर और 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक यह होता है हमारा मानसून का निवर्तन। मानसून लौटती है इस समय। इन ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, एक एक करके हम इसको देखते हैं, आगे कवर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा है शीत ऋतु। पहला क्या है हमारा? शीत ऋतु। पहला हमारा है शीत ऋतु। शीत ऋतु समय क्या था हमारा? 15 नवंबर से 15 मार्च। इस समय भारत की जो जलवायु रहती है, इसकी बात करें हम तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में देखा हमने सूर्य की जो है स्थिति कर्क रेखा से मकर की रेखा की ओर जाने की जो है शुरुआत हो जाती है हमारी सितंबर में। इस समय नवंबर के आसपास सूर्य जो है मकर रेखा की ओर बढ़ती है, या सूर्य का दक्षिणायन होता है या शीत अयनांत कहते हैं उसको, विंटर सॉलिस्टिस, जो नवंबर या 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। इससे क्या होता है हम अभी देखते हैं। भारत का, यह भारत है हमारा, भारत क्या होता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो सूर्य जो है, सूर्य की किरणें इधर से दक्षिण की ओर विस्थापित होने प्रारंभ हो जाती है सितंबर में। तो तापमान में क्या होगा? तापमान में गिरावट होगा शीत ऋतु में। तापमान में गिरावट होगा। तापमान में गिरावट के कारण उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब के केंद्र, हाई प्रेशर का निर्माण होता है, उच्च वायुदाब के केंद्र का विकास होता है। तो पहली विशेषता क्या है शीत ऋतु की? औसत तापमान, औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उच्च वायुदाब के केंद्र का विकास है। सूर्य के तप का, सूर्या तप की प्राप्ति कम होती है, अर्थात सूर्य की सीधी किरणें इस क्षेत्र में नहीं पड़ती है, जिसके कारण तापमान में गिरावट होता है, जिससे संपूर्ण उत्तर भारत में इस समय शीत ऋतु का प्रभाव रहता है। यह जो है उच्च वायुदाब है, यहां हम देखें ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। इसके दक्षिण में अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक द्वीप समूह है, आइलैंड है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप, इसका जो है हमारे जलवायु पर काफी प्रभाव है। इस उच्च वायुदाब के केंद्र से हवाएं जो है, हवाएं निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर बढ़ती है। इसी समय विषुवत रेखा से नजदीक होने के कारण तमिलनाडु के तट पर या बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास होता है। बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास होता है। इस उच्च वायुदाब के केंद्र से तमिलनाडु के या बंगाल की खाड़ी पे जो निम्न वायुदाब का केंद्र है, वहां पर क्या होता है? हवाएं चलती है, जिस कारण क्या होता है तमिलनाडु के तट पर नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है। इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। शीत ऋतु में भारत के तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, किससे? उत्तर पूर्वी मानसून से। यहां से यह बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है, उत्पत्ति होती है हमारे
उत्तर भारत के मैदान में जो उच्च वायुदाब के केंद्र का विकास होता है, वहां से वायु का जो है अवरोहन होता है। वायु का जो है अवरोहन नहीं, वहां से वायु जो है चलती है हमारे निम्न वायुदाब की तरफ। वायु का हमेशा गति क्या होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो ये यहाँ से यहाँ चलती है और वर्षा कराती है। और इसी समय भूमध्य सागर, इसी समय भूमध्य सागर से एक जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, ठंडी हवाओं की उत्पत्ति होती है, जिसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह जो है पश्चिम एशिया, ईरान, पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए भारत में पहुंचती है। क्या है यह जेट स्ट्रीम? उत्पत्ति होती है कहां से? भूमध्य सागर से। या पश्चिम से पूर्व चलती है, इसलिए इसका नाम होता है पछुआ पवन। पछुआ पवन। पवनों की दिशा को हमने देखा था 30 डिग्री उच्च वायुदाब के केंद्र से जो हवाएं चलती है, 30 डिग्री उच्च वायुदाब के केंद्र से जो हवाएं चलती है, दोनों दिशा में चलती है, देखा था हमने भी। यह हमारा 45 डिग्री। तो यहां से जो पवन चलती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है। तो यही भूमध्य सागर से क्या होता है, भूमध्य सागर से ये जो है पवने नमी युक्त बादल या नमी युक्त वायु लेकर चलती है। ये भूमध्य सागर हमारा, भूमध्य सागर से ये नमी युक्त वायु लेकर चलती है। और यह क्या करती है, पश्चिम एशिया को क्रॉस करते हुए, ईरान पाकिस्तान क्रॉस करते हुए भारत में प्रवेश करती है और शीत ऋतु में इस क्षेत्रों में वर्षा करवाती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण, या इसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में यह क्या करती है, शीत ऋतु में वर्षा कराती है पश्चिमी विक्षोभ। तो यहाँ एक तो देखा तापमान, औसत तापमान क्या था शीत ऋतु में हमारा? शीत ऋतु में औसत तापमान है हमारा, औसत तापमान कम है, औसत तापमान 21 डिग्री। और पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। किसके द्वारा वर्षा होती है? किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। पश्चिमी जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। और यही जो पवने हैं, ये पवने जो है मेडागास्कर के समीप उस समय लो प्रेशर बना होता है, जो यहाँ पहुंचती है और मेडागास्कर पर अवरोहित होती है, मेडागास्कर के पास उतरती है। तो ये था, और उस क्षेत्र में वर्षा कराती है उत्तर पूर्वी मानसून, मेडागास्कर क्षेत्र में भी। तो शीत ऋतु की ये विशेषताएं। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा की मात्रा की बात करें तो यह इधर से नमी युक्त बादल लेकर आती है, वर्षा युक्त बादल आती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। यही कारण है कि हम पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल में शीत ऋतु में वर्षा कभी कभार ही होती है या ना के बराबर वर्षा होती है। दूसरा हमारा है शीत ऋतु के पश्चात ग्रीष्म ऋतु। दूसरा है हमारा ग्रीष्म ऋतु। दूसरा क्या है हमारा? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु या समर, 15 मार्च से 15 जून।
फिर हम मैप बनाते हैं अपना इंडिया का। ये हमारा इंडिया। कर्क रेखा। मार्च के बाद क्या होता है? सूर्य की किरणें दिसंबर के बाद पुनः जो है उत्तर की ओर चलने लगती है, उत्तर की ओर विस्थापित होने लगती है, जिसको हम कहते हैं उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण होना। और इसी समय मकर संक्रांति, भारत में, उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जाता है। मकर रेखा से सूर्य की किरणें पुनः जो है विषुवत रेखा की ओर बढ़ने लगती है, विषुवत रेखा की ओर आती है। और मार्च में यह जो है विषुवत रेखा पर इसकी किरणें सीधी पड़ती है। इसी समय जो अभी शीत ऋतु में हमने देखा था, जेट स्ट्रीम चलती है, जेट स्ट्रीम है। सूर्य की किरणें विस्थापित उत्तरायण होने के बाद क्या होता है? उत्तर भारत के मैदान में तापमान बढ़ने लगता है, जिसके कारण लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। और यह जो जेट स्ट्रीम है, यह जो है विस्थापित होकर तिब्बत के क्षेत्र में चला जाता है। उत्तर भारत से यह विस्थापित हो जाता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर विस्थापन होता है, जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर विस्थापन होता है। और यहाँ उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। ये हमारा मेडागास्कर। औसत तापमान देखिए, सबसे पहले टेम्परेचर जो है ग्रीष्म ऋतु में भारत में क्या रहता है? ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है ग्रीष्म ऋतु में। निम्न वायुदाब का केंद्र है, अर्थात चक्रवाती दशा बनती है, अर्थात वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाती है। चक्रवाती दशा में अर्थात वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण जब होता है, निम्न वायुदाब के केंद्र का निर्माण होता है, तो उसको हम चक्रवाती दशा कहते हैं। जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर स्थापित हो गई, तापमान में वृद्धि हो रही है, इस क्षेत्रों में मैदानी भाग गर्म होती है और यहां से वायु का क्या होता है? आरोहण होता है और निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास हो रहा है उत्तर भारत में। फिर क्या होता है यहां, इसके पश्चात इन क्षेत्रों में जो वायु गर्म होकर वायु का आरोहण हो रहा है, वायु ऊपर जाती है, वह जो है अपने साथ जो जल को लेकर जाती है कम समय में, तो वह जो है संवहनी वर्षा करवाती है। क्या होती है? उसका जो है संघनन होता है वायुमंडल में पहुंचकर, वह सीमित क्षेत्रों में तेज गति से विद्युत गर्जन के साथ संवहनी वर्षा करवाती है इस क्षेत्र में। इसी समय उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं चलती है, उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलती है, उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलती है, इसी निम्न वायुदाब के क्षेत्र में गर्म हवाएं जो चलती है उसको हम कहते हैं लू। जो गर्म हवाएं चलती है उसको हम क्या कहते हैं? लू। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश बिहार में इसको लू कहते हैं। और इसी को हम पूर्वी भारत में या उड़ीसा में नॉर्वेस्टर कहते हैं, नॉर्वेस्टर। बंगाल में इसको काल बैसाखी कहा जाता है, बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं। उत्तर भारत में लू कहते हैं, उड़ीसा में नॉर्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी। इन लो प्रेशर बेल्ट से वायु का जब आरोहण होता है तो यह जो है संवहनी वर्षा करवाती है। इसके कारण संवहनी वर्षा होती है या कन्वेंशनल रेन होता है। संवहनी वर्षा क्या होता है? जब सीमित क्षेत्र में तापमान में वृद्धि के कारण वायु का आरोहण तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से वायु जो है ऊपर की ओर या वायुमंडल के ऊपर की परत की ओर चली जाती है, उसका आरोहण होता है, तो वह अचानक वह उसका संघनन भी होता है और सीमित क्षेत्रों में तेज गति से विद्युत गर्जन के साथ वर्षा करवाती है। ग्रीष्म ऋतु में आपने देखा होगा अचानक से शाम के समय, ज्यादातर यह जो है दोपहर के बाद के समय में वर्षा होती है, अचानक से कहीं से बादल आया और अचानक से
वर्षा हो गई और कम समय के लिए ये वर्षा होती है, उसी को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं, संवहनीय वर्षा करवाती है। इसी संवहनीय वर्षा को कर्नाटक में हम कहते हैं चेरी ब्लॉसम। क्या कहते हैं इसको? चेरी ब्लॉसम। यह जो है कॉफी की खेती के लिए काफी लाभदायक है, कॉफी के लिए फायदेमंद है। और इसी को हम दक्षिण भारत में या केरल में, दक्षिण भारत में इसी संवहनीय वर्षा को हम कहते हैं आम्र वर्षा, आम्र वर्षा या मैंगो रेन। यह जो है आम के फसलों के लिए फायदेमंद होती है, आम के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि यह सीजन क्या रहता है? आम का सीजन इसी के समय रहता है, ग्रीष्म ऋतु में आम मिलता है, तो आम के फसलों के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये ग्रीष्म ऋतु है, जेट स्ट्रीम का विस्थापन उत्तर की ओर हो जाती है, और यहीं पर हमारा है तिब्बत, जो कठोर चट्टानी संरचना है, तिब्बत, तिब्बत जेट स्ट्रीम का विस्थापन हो गया। एक और सिद्धांत है जिसको आईटीसीजेड कहते हैं। आईटीसीजेड कुछ नहीं होता है, जहां पर दो अलग अलग पवनें मिलती है उसको हम आईटीसीजेड कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। उसका भी जो क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। जितनी वायुदाब पेटियां हमने देखी थी, तब जो है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ेगी, तो उसी क्रम में सारी जो वायुदाब पेटियां है उत्तर की ओर विस्थापित होगी, और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा की ओर विस्थापित होगी, तो सारी वायुदाब पेटियां, जो 7 वायुदाब पेटियां देखी थी हमने, सारी जो है दक्षिण की ओर विस्थापित होती है। तो आईटीसीजेड का भी विस्थापन हो जाता है, आईटीसीजेड का भी जो है उत्तर की ओर विस्थापन हो जाता है। आईटीसीजेड यह भी है, उत्तर की ओर चली जाती है, जेट स्ट्रीम भी उत्तर की ओर चली जाती है। फिर हम आते हैं वर्षा ऋतु पर। वर्षा ऋतु देखते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून जो संपूर्ण भारत के जलवायु को विशेष रूप से प्रभावित करती है, या यूं कहें तो मानसून जो है या वर्षा का ऋतु ही निर्धारित करते हैं भारत के जलवायु को विशेष रूप से। उसी के सब ये सब पार्ट है। हम मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जो है जलवायु को बांटे थे ऋतुओं में, परंतु हमारी जलवायु क्या है? शुरुआत में हमने बताया था उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला हमारा है वर्षा ऋतु या मानसून का ऋतु। मानसून, भारतीय मानसून, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। और वह भी जो हमने बताया था, काल वैशाखी, लू, नॉर्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम, और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और आम्र वर्षा, वह भी पूछे जाते हैं। आम्र वर्षा या लू क्या था हमारा? लू पूछ लिया। तो गर्म हवाएं हैं जो ग्रीष्म ऋतु में मार्च से जून के बीच हमारे उत्तर भारत में चलती है। मानसून का सीजन क्या है? 15 जून से 15 सितंबर। इस समय क्या क्या होता है? सॉरी, इस समय क्या क्या हो रहा है? पहले ही हमने देखा था सिद्धांतों में क्या हो रहा था। सूर्य का क्या होगा? कर्क रेखा की ओर विस्थापन होगा। सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को कहां पड़ती है? इस पर पड़ती है, कर्क रेखा पर। जून 21, जून 21। तो ग्रीष्म ऋतु में यह सूर्य की सीधी किरणें यहां पर पड़ रही है हमारी, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही है। इस समय क्या होगा? इस क्षेत्र का तापमान में और वृद्धि होगा, और ये सारी चीजें जो है ऊपर विस्थापित हो रही है हमारी। आईटीसीजेड, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी जो है उत्तर की ओर विस्थापित होती है। और ये उत्तरायण होने के बाद, ये सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे करने के बाद, तिब्बत का जो पठार है, चट्टानी संरचना है, यह भी गर्म होती है, और यहां से भी जो है वायु का आरोहण होता है। यहां देखते हैं हम तिब्बत और मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर,
यह जो द्वीप है ये दोनों स्थल सतह पर है। जून में क्या होता है, यहाँ की हवाएं गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उठती है, इससे यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होता है। वहीं क्षोभ मंडल में इसके ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर की सतह पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। और यहां से मेडागास्कर पर इस समय हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हुआ रहता है। तो यहां से ये पवनें क्षोभ मंडल में यहां से ऊपर उठती है और यहाँ अवरोहित होती है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हुआ होता है। यह जो है फिर ये हमने देखा ग्रीष्म ऋतु में लो प्रेशर बेल्ट का इस क्षेत्र में निर्माण हुआ है। तो यही जो है हवाएं यहाँ से यहाँ चलती है हमारे मानसून के लिए, जो महत्वपूर्ण कारक है। मेडागास्कर से हवाएं चलती है। इसको हम फिर से करेंगे, मैप बनाएंगे हम एक बार। मेडागास्कर हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है। तो सिद्धांत क्या है, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार गर्म होता है सूर्य के विस्थापन के साथ, और यहां से हवाएं गर्म होकर क्षोभ मंडल की ओर ऊपर चढ़ती है, और यही हवाएं क्या होती है, क्षोभ मंडल में उच्च वायुदाब के केंद्र का विकास होता है। और यह जो है वहां से हवाएं चलती है, मेडागास्कर पर अवरोहित होती है। इसको हम, ये जो हवाएं चलती है, ये जो हवाएं तिब्बत से, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम। उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम, यहां से ये हवाएं ऐसे चलती है, ये हवाएं यहां से ऐसे क्षोभ मंडल में ऊपर की परतों में चलती है, उत्तर पूर्व से आती है ये हवाएं। इसको हम नाम देते हैं उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम। उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम जो भारतीय मानसून का एक प्रमुख कारण है। भारतीय मानसून का प्रमुख कारण क्या है, नॉर्थ ईस्ट जेट स्ट्रीम। अभी हम पश्चिमी जेट स्ट्रीम को देखा था हमने अभी। तो इसका कारण क्या है, यह कारण है उसके उत्पत्ति का। उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का कारण किस प्रकार होता है, इस प्रकार। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको। आइए देखते हैं फिर मानसून के और जो कारण है, मानसून, भारतीय मानसून के लिए और कौन से कारण है। एक तो यह सिद्धांत है हमारा। इसके बाद क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति हुई। यह जो क्षेत्र है हमारा, यहां लो प्रेशर का जो है, लो प्रेशर की उत्पत्ति हो चुकी होती है मार्च में। इस समय सीधी किरणें पड़ने के कारण लो प्रेशर और भी मजबूत हो जाता है, लो प्रेशर और भी मजबूत हो जाता है, जिसके कारण यह क्षेत्र जो है चक्रवाती दशा काफी बन जाती है। इन क्षेत्रों में चक्रवाती दशा बनती है वर्षा के लिए, या ठंडी पवनों को आकर्षित करने के लिए। तो जब उत्तर भारत का क्या होता है, लो प्रेशर मजबूत हो जाता है, इस समय तक लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, लो प्रेशर निम्न वायुदाब केंद्र का विकास होता है। तो इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मानसून द्रोणी। मानसून द्रोणी भी कहते हैं इसको, मानसून पैटर्न। उसके बाद मानसून देखेंगे, मानसूनी पवनें कैसे चलती है। एक वो था हमारा, या आपको जानना चाहिए मानसून द्रोणी किसे कहते हैं। तो उत्तर भारत में लो प्रेशर बेल्ट का या लो प्रेशर निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, तो उसको हम कहते हैं मानसून द्रोणी। जब जून में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर विस्थापित होगी, तो आईटीसी जेट का विस्थापन हुआ, जेट स्ट्रीम का विस्थापन हो गया, उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति हो गई। इसके बाद क्या होगा, उच्च वायुदाब की केंद्र के ओर से, जो आसपास उच्च वायुदाब का केंद्र है, वहां से हवाएं चलेगी निम्न वायुदाब के केंद्र के तरफ। इसी समय
इस क्षेत्र में मेडागास्कर पर उच्च वायुदाब के केंद्र का हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। यह क्षेत्र उस समय तक जो है क्या होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम समझ लिया हमने, पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम के बाद क्या होता है, ये जून के आसपास, 1 जून के समीप यह जो हमारा है मेडागास्कर उच्च वायुदाब के केंद्र से ये हमारे भारत, यह जो है क्षेत्र कौन सा व्यापारिक पवन का क्षेत्र होगा। आपने देखा अभी हम जो प्रचलित पवनों को देख रहे हैं, ये हमारी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, इसके यह जो दक्षिण में है, तो यह क्षेत्र व्यापारिक पवनों से प्रभावित क्षेत्र होगा। तो दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यह जो है पवनें यहां से चलती है, प्रचलित पवनें यहां से इस प्रकार चलती है, और यही निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर, भारत के निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, और इसका दिशा परिवर्तित हो जाता है, जिसका कारण क्या है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है हमारी दिशाएं। तो ये पवनें यहां से टकराती है, यह मानसूनी पवनें दक्षिणी हिंद महासागर से नमी युक्त जल लेकर या नमी युक्त बादल, वर्षा कराने वाले बादल व जलवाष्प लेकर जो है हवाएं चलती है कहां, भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ या भारत की तरफ, और केरल राज्य सबसे पहले केरल राज्य से 1 जून को टकराती है मानसूनी पवनें। यही जो व्यापारिक पवनें हैं, यही व्यापारिक पवनें मानसूनी पवनें कहलाती है, मानसूनी हवाएं हैं जो वर्षा करवाती है संपूर्ण भारत में, यही वर्षा करवाती है। तो इसको हम देखेंगे मानसून का, ये है मानसून के उत्पत्ति के कारण। यही मानसूनी पवनें जो है फिर 2 भागों में बढ़ती है, 2 शाखाओं में बढ़कर संपूर्ण भारत में वर्षा करवाती है। यही मानसूनी पवनें संपूर्ण भारत में वर्षा करवाती है, यह जो है इस प्रकार वर्षा होती है। तो इसको हम देखेंगे मानसून के पैटर्न को। अभी हम मानसून की उत्पत्ति और उसके जो कारण है उसको समझ लिया हमने, अब हम मानसून के पैटर्न को देख लेंगे, समझ लेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में मानसून के द्वारा वर्षा होती है। मानसून की उत्पत्ति हो गई, मानसून यहां से टकरा गया, एक सिद्धांत, एक जलधारा वाला जो हमने वहां पे छोड़ा था, जलधाराएं क्या है, वह किस प्रकार प्रभावित करती है हमारे मानसून को, भारतीय मानसून को। तो यह है हमारा उत्तरी अमेरिका, फिर आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो यहीं पर एक देश है पेरू और इक्वाडोर, ये कोस्ट है पेरू और इक्वाडोर का कोस्ट, इसके पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पेरू और इक्वाडोर तट पर, पेरू और इक्वाडोर तट पर, पेरू के तट पर एक गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। पेरू और इक्वाडोर तट पर गर्म जलधारा, गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं एल नीनो। एल नीनो क्या कहते हैं, एल नीनो। यह जलधारा है, यह जो है जलधारा है विषुवत रेखा के साथ साथ, यह क्षेत्र प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर इसकी उत्पत्ति होती है, और यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए हिंद महासागर में क्रॉस करती है, हिंद महासागर को क्रॉस कर जो है यहां से यह हिंद महासागर को क्रॉस कर इस क्षेत्रों में पहुंचती है। गर्म जलधारा है, तो जिस क्षेत्र से गुजरेगी वहां के जल का तापमान को बढ़ा देगी। जल का तापमान जब बढ़ेगा तो क्या होगा, निम्न वायुदाब का केंद्र का या उस क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होगा, तो निम्न वायुदाब का केंद्र होगा या उच्च वायुदाब का केंद्र जो है वह कमजोर होगा। तो यही एल नीनो गर्म जलधारा है,
हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में या साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है हमारा, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, उधर से यह गुजरती है और वहां के तापमान में वृद्धि कर देती है, जिससे निम्न वायुदाब का विकास होता है। निम्न वायुदाब के केंद्र का उधर विकास हो जाता है, निम्न वायुदाब की स्थिति मजबूत होती है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के तरफ। तो यह मेडागास्कर से जो पवनें विषुवत रेखा की ओर चल रही थी, या जो भारतीय मानसून की पवनें हैं, मानसून जो है यह उच्च वायुदाब से पवनें इंडोनेशिया की तरफ, जावा, सुमात्रा की तरफ भी चलने लगती है, क्योंकि इधर भी निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, भारतीय मानसून की स्थिति कमजोर हो जाती है। भारत में मानसून जो है एल नीनो के कारण भारत में मानसून कमजोर हो जाती है, जिसके कारण भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एल नीनो वर्ष में 10 वर्ष में 2 या 3 बार आती है। एल नीनो की स्थिति यह जो है निश्चित जलधारा नहीं, इसकी उत्पत्ति 10 वर्ष में 2 या 3 बार ही होती है। और इसी के अपोजिट एक अन्य जलधारा है जिसकी उत्पत्ति भी यही होती है। यह गर्म जलधारा एल नीनो है। दूसरा है ला लीना। क्या है? ला लीना। ला लीना ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है। यह भी उसी प्रकार वहां से प्रशांत महासागर को क्रॉस कर हिंद महासागर में प्रवेश करती है, और उस क्षेत्र में जो है ठंडी जलधारा है, तो तापमान में क्या होगी? कमी होगी, जिसके कारण उच्च वायुदाब की दशा बनेगी। उच्च वायुदाब की दशा मजबूत होगी, जिससे हमारी जो ये मानसूनी पवनें हैं इसकी दशा जो है और मजबूत होगी। हमारे तेज गति से हमारे मानसून द्रोणी की तरफ या भारत की तरफ चलती है, जिससे मानसून के द्वारा जो वर्षा होती है उसकी मात्रा में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो एल नीनो नकारात्मक रूप से मानसून को प्रभावित करती है, और ला लीना हमारे मानसून को सकारात्मक रूप से पॉजिटिवली प्रभावित करती है। ला लीना की स्थिति यदि अधिक मजबूत हो जाए तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में हमें वर्षा की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है, जिसके कारण कभी कभी बहुत से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। और एल नीनो यदि मजबूत होगा तो क्या होगा? सूखा की स्थिति होगी। ये तो हमारा ला लीना और एल नीना का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट, जो हमारे मानसून को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर सकती है, परंतु यह 10 वर्ष में 2 या 3 बार ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। और सामान्य रूप से स्थिति क्या होती है? जो मानसून का हमने उत्पत्ति का कारण देखा, मानसून की उत्पत्ति के जो प्रभाव, जो कारण है उसको निर्धारित करने वाले सब देख लिया। अब हम आगे देखेंगे मानसून का जो वितरण है, भारत में मानसून का वितरण या ट्रैक, उसका मार्ग क्या है। मानसून का हमारा ट्रैक या उसकी वितरण, भारतीय मानसून का ट्रैक या मार्ग। मानसून 1 जून को केरल तट से टकराती है। 1 जून को केरल तट से यह मानसूनी पवनें टकराती है या केरल पहुंचती है, और इसके पश्चात क्या होता है? यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। 2 शाखाओं में बढ़कर भारत में पहुंचती है। पहला है अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा है, और दूसरा है हमारा बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अरब सागर की शाखाओं की बात करें तो यह 3 भागों में पुनः बढ़ती है। एक पश्चिमी घाट पर वर्षा करवाती है, एक शाखा जो पश्चिमी घाट या पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा करवाती है, भारत के पश्चिमी घाट या पश्चिमी सह्याद्री। दूसरा नर्मदा और तापी नदी के भ्रंश घाटी से, जो तापी नदी बहती है उससे यह
बहती हुई मध्य भारत से होती हुई छोटा नागपुर तक वर्षा करवाती है। और तीसरी शाखा है जो अरावली पर्वत के समानांतर चलती हुई गुजरात तट से प्रवेश करती है और गुजरात तट की शाखा गुजरात तट से प्रवेश करती है और अरावली के समानांतर गुजरात से प्रभावित यह जो है एक शाखा है गुजरात तट से अंदर की ओर प्रभावित होती है। यहां पर हमारा अरावली रेंज है। अरावली रेंज के पैरेलल या जो समानांतर निकल जाती है कहां? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। और यही वजह है कि इस क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिलता है? वर्षा की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि यह जो शाखा है मानसूनी पवन की शाखा यह अरावली के समानांतर आगे निकल जाती है, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं कराती है। ये तीन शाखाएं हमारी। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं हैं। बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं हैं। एक शाखा पूर्वी भारत से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से प्रवेश करती है। पूर्वी भारत से प्रवेश करती है। और दूसरी शाखा है हमारा उत्तर पूर्व की, उत्तर पूर्व की शाखा है। यदि हम इसी मैप में देखें तो चीजें समझ में कम आएगी, इसलिए हम एक अलग मैप ड्रॉ करते हैं, इनको मिटाते हैं। मानसून को जो ये चीजें हैं इसको थोड़ा मिटाकर समझते हैं, पुनः हम एक मैप बना लेते हैं ताकि हमको मानसून का ट्रैक ढंग से समझ में आ जाए। ये हमारा इंडिया, मानसूनी पवनें यहां इस तरह टकराती है और फिर क्या होता है? मानसूनी पवनें यहां टकराई केरल तट से, यह दो शाखाओं में पहले बढ़ जाती है, दो शाखाओं में बढ़ गई। यह हुआ बंगाल की खाड़ी की शाखा है। और दूसरा यह हुआ हमारा अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखाएं। यह जो है पुनः तीन भागों में बढ़ जाती है। एक तो जो है यह इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट क्षेत्र में वर्षा करवाती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, अर्थात इसके इस तरफ वर्षा करवाती है क्योंकि पवनें इस दिशा से आती है, मानसूनी पवनें। तो यह जो हमारा क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, यह क्षेत्र पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मानसूनी पवनों द्वारा औसत से अधिक वर्षा करवाई जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा मिलेगी। और क्या होगा? वनस्पति या सदाबहार प्रकार के वन मिलेंगे, जैव विविधता अधिक रहे है इस क्षेत्र की। इसको हम इसीलिए हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। एक शाखा ये हुआ। दूसरा हमारा है ये हुआ अरावली और विंध्यन, अरावली विंध्यन सतपुरा अजंता, यहां से नर्मदा और ये जो भ्रंश घाटी है। एक धारा शाखा जो हमारा मानसून की दूसरी शाखा, एक शाखा क्या है यहां से यह भारत में प्रवेश करती है भ्रंश घाटी से होते हुए और छोटा नागपुर के पठार तक यह वर्षा करवाती है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तक वर्षा करवाती है। और एक तीसरी शाखा है, जो तीसरी शाखा है वह क्या होता है? अरावली रेंज के पैरेलल निकल जाती है कहां? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में यह पहुंचती है, वर्षा करवाती है। ये अरब सागर की जो तीन शाखाएं हैं, पश्चिमी घाट की शाखाएं नर्मदा और गुजरात वाली, ये तीनों हुई। उसके बाद हमारा पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व की शाखाएं। तो मानसून की जो बंगाल खाड़ी की जो शाखा है, यह जो है तमिलनाडु तट से सीधा पैरेलल निकल जाती है,
जिस कारण ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या मानसून के समय तमिलनाडु के तट पर वर्षा नहीं होती। तमिलनाडु तट पर वर्षा हमने देखा था शीत ऋतु में होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। दूसरी शाखाएं यहाँ पूर्वी भारत से भारत में प्रवेश करती है, दूसरी शाखाएं पूर्वी भारत में प्रवेश करती है, और इसी की एक उप शाखा कहाँ चली जाती है, उत्तर पूर्व में चली जाती है। गारो, खासी, जयंतिया या सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं इसको, इसमें एक शाखा फंस जाती है। इसके द्वारा यह जो है वर्षा, यह जल शाखाएं भी जो है जाकर फिर पंजाब और हरियाणा, फिर पुनः पाकिस्तान निकल जाती है, वहां तक वर्षा करवाती है, या पूर्वी पाकिस्तान में वर्षा करवाती है। और दूसरी जो शाखा है हमारी उत्तर पूर्वी पूर्व की शाखा, यह सिंटेक्सियल बैंड में फंस जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी जो है क्या है, वर्षा की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। गारो, खासी और जयंतिया हिल से टकराती है और उस क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि वहां विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है, वर्षा जिस क्षेत्र में होता है, जो स्थान है वह है मौसेनराम, खासी हिल पर है। वो आकृति में भी हमने देखा था, यहाँ एक बार वही है। गारो खासी जो सिंटेक्सियल बैंड है, उत्तर पूर्व की पर्वतमाला, हिमालय की जो हिमालय पर्वतमाला का जो भाग है, उससे यह शाखा टकराती है और फंस जाती है, और वहां औसत से अधिक वर्षा करवाती है। तो वही सारी चीजें जो पश्चिमी घाट में हमने बोली क्या होगा वहां, उस क्षेत्र में हमें औसत से अधिक वर्षा देखने को मिलेगा, सदाबहार प्रकार के वन मिलेंगे, जैव विविधता अधिक होगी, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, तो वह क्षेत्र भी वही उसी प्रकार का क्षेत्र है। तो यह है मानसून का ट्रैक। मानसून 15 जून से भारत के भूभाग मुख्य भूभाग में प्रवेश करती है, यहां से और वहां से, और पूरे भारत में 15 सितंबर तक वर्षा करवाती है। उसके पश्चात मानसून लौटती है, उसका मार्ग देखेंगे। तो यदि हमसे पूछ लिया जाए कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में कौन सी मानसून की कौन सी शाखा से वर्षा होती है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि यह जो है नर्मदा तापी भ्रंश घाटी से जो होती है, जाती है, प्रवेश करती है भारत में, उसके द्वारा वर्षा होता है, और यह अरब सागर की शाखाओं के द्वारा होता है। इसी प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में किन शाखाओं से वर्षा होती है, मानसून क्या वर्षा होता है। और एक बात है जो आपको जानना चाहिए, यहां से ये जो पवनें प्रवेश कर रही है पश्चिम से, तो अभी अभी जो अरब सागर से ये जलधारा जलवाष्प लेकर आएगी, उसके द्वारा औसत से अधिक वर्षा इस क्षेत्र में होता है। परंतु यही पवन जब इसको पार कर कर्नाटक के पठार या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, तो नमी में क्या होगा, कम हो जाएगी, जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी बादलों में, हवाओं में। तो इस क्षेत्र में वर्षा क्या होगा, औसत से कम वर्षा होती है, या इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम होती है। उसी प्रकार इस क्षेत्र में यह पैरेलल उतर जाती है तो वर्षा की मात्रा कम होती है। तो पश्चिम की दिशा से जो मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करेगी, उनके द्वारा जो वर्षा की मात्रा है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते जाते हमें वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार पूर्व से जो पवनें अंदर आती है, उसमें क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होते जाएगी। तो उस प्रकार आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में वर्षा पर्याप्त होती है इसके द्वारा, बिहार, पूर्वी बिहार में उसी क्रम में, जिस प्रकार जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, और वर्षा की मात्रा कम होते जाएगी। तो हमने जलवायु का देखा था, मानसूनी वर्षा की मात्रा 170-200, सुडान तुल्य वर्षा की मात्रा 60 से 100। उसके बाद मरुस्थल। तो यहाँ भारत में क्या देखने को मिलता है, वही ये कॉन्टिनेंट। भारत भी एक बड़ा देश है, उपमहाद्वीप कहते हैं, उपमहाद्वीपीय संरचना है। तो ये तीनों प्रकार के जलवायु हमें भारत में देखने को मिलते हैं। जलवायु विशेषता वेजिटेशन में देखेंगे, वर्षा की मात्रा भी जो है इसी प्रकार यहाँ से कम होते हुए, पश्चिम बंगाल से कम होते हुए राजस्थान तक, अरावली तक पहुंचते या राजस्थान में थार मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। तो यह था हमारा मानसून का ट्रैक। अब हम देखते हैं अंतिम ऋतु क्या है हमारा, मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना। मानसून द्वारा पहला जो मानसून पवन है उसके द्वारा तमिलनाडु तट पर ग्रीष्म ऋतु में या मानसून के सीजन में वर्षा नहीं होती। वहां कब होती है, शीत ऋतु में।
आइए अब हम अगला देखें। नेक्स्ट क्या था हमारा, मानसून का निवर्तन, मानसून का लौटना, मानसून का निवर्तन या रिट्रीट ऑफ मानसून, मानसून का निवर्तन। 15 सितंबर तक मानसून पंजाब तक पहुंच जाती है, वहां वर्षा करवा देती है। 15 सितंबर से यह मानसूनी पवनें जब हर क्षेत्र में वर्षा हो जाएगा, ये हमारा है भारत। मानसून के समय यहां पर निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास हुआ था, परंतु क्या हो रहा है, ये पवने, मानसूनी पवने, एक ये शाखा है, ये शाखा है, दोनों शाखाओं द्वारा संपूर्ण उत्तर भारत में लगभग वर्षा करवा दिया जाता है और तापमान में गिरावट हो जाता है इसके बाद। और उसी समय हमें क्या होता है, सूर्य का हो जाता है हमारा, सूर्य जो है पुनः कर्क रेखा से पुनः कहां पहुंच जाती है, विषुवत रेखा पर, या सूर्य का दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। तो यह जो निम्न वायुदाब का केंद्र बना था, निम्न वायुदाब का केंद्र, यहां तापमान में गिरावट होती है और फिर क्या होता है हमारा, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, या प्रति चक्रवाती दशाएं, अर्थात उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। यहां से पुनः हवाएं चलेगी। अब क्या होगा, यहां से हवाएं निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर चलेगी, हवाएं निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर चलेगी। तो यहां से ही जो हवाएं चलती है वापस इन क्षेत्रों से यह यहां बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना होता है, यहां से आर्द्र युक्त जलवाष्प ग्रहण करता है, नमी ग्रहण कर तमिलनाडु तट पर वर्षा करवाती है, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। मानसून जो है, ये था हमारा मानसून का ट्रैक, मानसून का लौटना या निवर्तन, इसी को कहते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, इसके द्वारा केरल तट पर हमारा सितंबर से लेकर इसके इसी समय सितंबर से लेकर हमारा जो है दिसंबर तक या जनवरी फरवरी तक भी हमारे तमिलनाडु तट पर क्या होता है, वर्षा होते रहती है। तो ये था मानसून का पूरा ट्रैक। जलवायु का जो कारण है निर्धारित करने वाला, वो सब देखा हमने, एक एक फैक्ट देखा। इसी से हमारा क्या निर्धारित होता है, जलवायु और तापमान और वर्षा की मात्रा निर्धारित करती है। वर्षा की मात्रा क्या निर्धारित करती है, हमारे मृदा को निर्धारित करती है, वनस्पति को निर्धारित करती है, वहां की जैव विविधता को निर्धारित करने वाला कारण कौन सा है, यही सब कारण, जलवायु एक महत्वपूर्ण कारण होगा हमारा। तो आगे हम अगले लेक्चर में अब शुरू करेंगे। जलवायु के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा मृदा या सॉइल। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसको देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार बने रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।